Whenever you are ready, you may open your eyes. Good morning, everyone. ओके, तो ये जो हम लोग क्वाइट टाइम या सेंटरिंग वगैरह करते हैं स्कूल में, व्हाट वी यूजुअली डू इज कि कभी कभी ऐसा होता है कि सम पीपल कम अ लिटिल लेट, या फिर वो पूरी तरह से अपने आप को सेंटर कर नहीं पाते हैं, दे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो ये जो समय है, ये समय आपका अपना समय है, एंड इफ यू फील द नीड कि आपको कुछ देर तक वो समय अपने पास रखना है, एंड देन यू वांट टू एंटर द क्लास, एंटर द सेशंस, तो दैट इज अप टू यू। तो हम लोग जब स्कूल में भी जब सेशंस लेते हैं या जब टीचर्स का डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है, तो the teachers are free to just sit somewhere around the same room या even in the same room, and कुछ समय तक आंखें बंद करके खुद के लिए समय निकालना, and then when they are ready फिर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब तक अगर आप खुद के साथ ही रहना चाहे कुछ समय तक, तो that is fine, it is completely understandable।
सो वी कैन लुक एट इट दिस वे कि अगर हम लोगों को ये समय नहीं मिलता है तो हम बाकी कुछ भी फुल पोटेंशियल से नहीं कर पाते हैं। फुल पोटेंशियल का बोलने का मतलब आई एम नॉट सेइंग लाइक द बेस्ट परफॉर्मेंस और समथिंग लाइक दैट, बट फुल पोटेंशियल इन द सेंस कि आप पूरी तरह से वहां होते नहीं हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज नैगिंग यू। घर की कुछ बातें होती है या फिर रास्ते में आते आते किसी ने गाड़ी थोड़ी सी जर्क करके आपके पास से लेके गए तो उससे थोड़ा इरिटेशन होता है हम लोगों को, या कोई रॉन्ग साइड से आता है तो हम लोग को उससे इरिटेशन होता है। तो वो सब चीजों से निकलने के लिए थोड़ा समय लगता है एंड ये समय लेना चाहिए। So even if everyone else begins with the discussion and everyone else begins with the session, तो आपके पास में आप अगर चाहे तो थोड़ा समय आप ले सकते हैं। ओके, सो कल हम लोगों ने बहुत बातें डिस्कस की एंड उसमें से जो आई एम श्योर जो ब्रेन वाला जो था, ब्रेन केमिकल्स का, न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है, कुछ लोगों के लिए तो कम से कम नया ही था। तो वहां तक किसी ने कोई रिसर्च किया, किसी को कोई सवाल है, कुछ नई आइडिया जो शेयर करना चाहते हैं या एनीथिंग? पिछले 1-2 दिन के जो सेशंस है उसके बेसिस पे देयर इज एनीथिंग दैट एनीवन वांट्स टू आस्क और शेयर, तो हम लोग कुछ मिनट उसके लिए देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड सेशन के शुरुआत में अगर सबके कैमरास ऑन रहे तो आप एक दूसरे को हाय बोल सकते हैं। I'll on in some time. I think I'm facing connectivity issue. I'll switch over to other network and then I'll put it on. Devi, am everything good today? Yes, yesterday what I did, I wrote a page, so उससे काफी कुछ sorted हुआ. I planned everything, so I took time, half an hour. So मैंने ना बहुत कुछ 2.5 pages लिखे, so काफी clear हुई चीजें. So today I'm quite feeling good and sorted. Good. We can see that on your face. Good morning, everyone. Sorry, I was out. I had went to buy some vegetables. Now I'm back. I had gone to buy some vegetables. Buy some vegetables. Yes. Tomorrow there is a complete lockdown now from 9 Hmm. 9:15. So there was Yes. some work at home. तो if anyone is unaware about this, तो कल 9 या 11 बजे से जो लॉकडाउन शुरू होगा वो सीधा अभी 1 हफ्ते बाद खुलेगा। तो आज सारी तैयारियां कर लीजिए, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो रिमेम्बर कि जो होम डिलीवरी वाली जो चीजें हैं दे आर स्टिल ऑन, शॉप्स विल बी क्लोज, सो यू कैन से कि बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। दैट इज द इंटेंशन। जो ये डिसीजन लिया गया है वो इसीलिए लिया गया है कि किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं रहेगी, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास में कोई किराने वाले का नंबर है या फिर सब्जी वाले का भी नंबर है तो वो घर पर आपको ड्रॉप करके जा सकते हैं। मतलब आपको नहीं, सब्जी को ड्रॉप करके जा सकते हैं। ऑलराइट, बैक टू द सेम क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ पिछले 1-2 दिन में दिन के अगर कुछ सवाल है तो हम लोग वहां से शुरुआत कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली बिगिन।
If you are good to go, so you can just let me know. So we'll begin. Excuse me, sir. Yes. कल की इसमें मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। कल मेरा शेयरिंग था, बट मैंने वो बेस्ट वर्ड की इसमें शेयर नहीं किया। मतलब 5 पीपल ने किया, बट मैं भी करना चाहती थी, तो कल मैं मतलब रह गई। तो बेस्ट इसमें दोनों इसमें है, मतलब प्रोडक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। और बेस्ट जो वर्ड है वो उसके मतलब बेस्ट बोलने के बाद में ही उसका मीनिंग या मतलब जो भी है समझना चाहते वो समझ जाता है। बेस्ट बोला तो अपने मन में एक ये आता है कि बेस्ट मतलब उसने कुछ तो भी अच्छा कुछ किया है। तो मतलब दोनों चीज में वो बेस्ट मतलब है, मुझे ऐसे लगा। थैंक यू। Anything else? Okay. इंदिरा मैम का कमेंट आया कि व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट द वर्ड बेस्ट। तो मैं इस सब्जेक्ट में बायस्ड हूँ। हाँ, एक चीज आई वांट टू डिक्लेयर बिफोर शेयरिंग दिस इज कि ये ओपिनियंस है। The whole concept of opinion, the whole purpose of opinion is what I think, and it is a process. आज मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, कल मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव लर्नड टुडे, एंड दिस गोज फॉर एवरीवन। हर कोई जो जब तक जहां तक सीखा है या जहां तक हम लोग को जिस चीज के बारे में ज्ञान है, हम लोग के ओपिनियंस उसी के ऊपर बिल्ड होते हैं। So based on what I know so far, based on what I've experienced so far, there is no positive quality for the word best in the long run. शॉर्ट टर्म में ऐसा हम लोग को लगता है कि कोई बात सॉल्व हो गई है या फिर किसी बात में प्रोग्रेस दिख रहा है, बट ओवर द लॉन्ग रन उसके हेवी डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज एज आई वाज सेइंग यस्टरडे कि किसी चीज का बेस्ट बोलना मतलब उसके बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होते हैं। एंड वो अगर हम लोग ये जो एक तो जो वर्ड बेस्ट है, दिस इज अ सोशल वर्ड। मतलब हम लोग किसी को अगर बेस्ट बोल दे तो वी आर कॉलिंग देम बेस्ट इन कंपैरिजन विद पीपल, एक क्राउड या ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स या व्हाटएवर। एंड वो उन पार्टिसिपेंट्स तक सीमित नहीं रहती है। इट इज लाइक अ जनरल कॉल के सब लोगों को, पूरे समाज को, कि ये देखो ये जो मेरे सामने 3 है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो फर्स्ट वाला बेस्ट है। ओके, तो ये जनरल कॉल रहने की वजह से मैंने जो क्राइटेरिया सेट किए हैं, ऑटोमेटिकली समाज को वो क्राइटेरिया मानने पड़ते हैं उस सिचुएशन में। दैट इज हाउ द वर्ड बेस्ट वर्क्स। तो अगर समाज को वो क्राइटेरिया मानने पड़ रहे हैं, जबरदस्ती मानने पड़ रहे हैं जो मैंने सेट किए हैं, तो ऑटोमेटिकली समाज के अधिकतर लोगों का, ज्यादातर लोगों का लोगों की सोच वो घोड़े के जो वो पट्टे रहता है ना, उस तरह हो जाती है। समाज को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगता है कि ये जो बेस्ट के क्राइटेरिया है यही काम के है, बाकी सब बेकाम है। मतलब इफ आई डिसाइड कि बेस्ट का क्राइटेरिया है मार्क्स, एंड आई स्टार्ट गिविंग मार्क्स टू पीपल, एंड किसी को टॉप मार्क्स है, किसी को उतने अच्छे नहीं है, एंड देन आई टेल देम कि दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट।
हम लोग उसको रैंकिंग दे देते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग। ऑल इंडिया रैंकिंग मतलब पूरे देश में से ये सर्वश्रेष्ठ है। पूरे देश में से वो बेस्ट कैसे क्या है? बेस्ड ऑन व्हाट? Who knows? That person may be a murderer. उसने 10 लोगों के खून किए होंगे, मगर उसके मार्क्स हाई है, इसलिए उसको बेस्ट दे दिया हम लोगों ने। तो समाज में वो क्राइटेरिया फैल जाता है कि पर्दे के पीछे कुछ भी काम हो, दैट डजंट मैटर, बस उसके मार्क्स हाई है तो मतलब वो बेस्ट है। तो दिस इज माय ओपिनियन इन द मैटर। यस मीना मैम। हाँ, यहाँ से फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे हमने अगर बेस्ट बोला है तो एक कंपैरिजन थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है ना, लाइक सोसाइटी में कंपैरिजन बहुत बढ़ जाता है। जब हम स्पेसिफाई कर देते कि ये बेस्ट है तो वो कंपैरिजन बढ़ता जाता है बच्चों में भी। ट्रू। तो लुक एट इट दिस वे, जिसे बेस्ट बोला जाता है एंड जो बाकी के लोग हैं, दोनों की साइकोलॉजी हम लोग थोड़ी सी देखेंगे। अब जिसे बेस्ट बोला जाता है वो कुछ समय तक तो खुश होगा कि मैं उस पद पर हूँ या आई एम इन दैट पोजीशन, मुझे उतना मान सम्मान जो भी है वो सब मिल रहा है। बट धीरे धीरे उसे ये भी महसूस होता है कि जो वेस्टर्न फिलोसफी में एक कहावत है, इट इज लोनली एट द टॉप। मतलब आप जब ऊपर चढ़ते हैं तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो दैट थिंकिंग सेट्स इन कि अरे इफ आई एम बेस्ट तो बाकी सब मेरे नीचे है, तो मैं तो अकेला हूँ। एंड देन आप जब किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आप वो साइकोलॉजी, वो मेंटालिटी से बनाते हैं। एंड जो जिसे नहीं मिलता है बेस्ट, उसका तो साइकोलॉजी पता ही है। ऑल ऑफ अस एट सम पॉइंट और द अदर, किसी ना किसी सिचुएशन में हम लोगों ने ये महसूस किया ही है, बिकॉज नन ऑफ अस आर बेस्ट एट एवरीथिंग। तो द मोमेंट somebody else gets the prize of the best, तो हम लोगों को भी थोड़ी देर तक खुशी होती है कि अरे कोई आगे पहुंचा है। फिर थोड़ी ईर्ष्या होती है, फिर थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है, फिर थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है। सो दैट पॉइंट ऑफ प्राइड इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। बस कुछ ही समय के लिए वो काम की होती है, कुछ ही समय का वो जोश रहता है। नीलेश सर, आप शायद कुछ बोल रहे थे। हर एक व्यक्ति की बेस्ट की तरफ देखने की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। एक पर्सन टू पर्सन और एरिया टू एरिया जो है वो डिफर हो सकता है। कि जो मेरे ख्याल से व्यक्ति स्पोर्ट में या स्पोर्ट में बात करेंगे तो क्रिकेट में जो बेस्ट है वो फुटबॉल में शायद नहीं है। जो लिटरेचर में बेस्ट है शायद वो एक्टिंग में नहीं है मेरी नजरों से। तो एक अपना एक खुद का क्राइटेरिया होता है, हम किस व्यक्ति की तरफ या किस क्षेत्र की तरफ की दृष्टि से देखते हैं और अपना क्राइटेरिया लगा के हम उसको बेस्ट करार देते। मान लो कि सचिन तेंदुलकर मेरे लिए अगर बेस्ट है तो शायद ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी कहेंगे कि रिकी पॉन्टिंग उनकी दृष्टि से उनके लिए बेस्ट है। शायद MS धोनी उनके लिए अलग क्राइटेरिया से बेस्ट होगा। तो जो मेरा क्राइटेरिया है मेरी ओर से शायद ये व्यक्ति बेस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं जो विषय बेस्ट कहूँ सारी दुनिया भी उसे बेस्ट कहे, या हम कंपल्सन किसी को कर नहीं सकते। इसलिए ये वर्ड जो है ये व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग इसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो एक ही व्यक्ति या एक ही थिंग, एक ही वस्तु ये बेस्ट है ऐसा नहीं है। जैसे कि कल ही मेरी बच्ची से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे की बाबा बाबा मला आंबा खूप आवडतो, पण माझ्या क्लासमधली मुलगी माझी मैत्रीण आहे तिला आंबा बिलकुलच आवडत नाही। बघा बरं मला किती आंबा छान आवडतो, किती तो बेस्ट आहे। तर काय असतं की प्रत्येकाची आवड निवड वेगळी असते, त्यामुळे त्याचा त्याकडे बघण्या दृष्टिकोन वेगवेगळा राहू शकतो। त्यामुळे बेस्ट वर्ड हा जो आहे तो खूप वेगळ्या पद्धतीने आपण त्याला एक्सप्लेन करू शकतो। तो इसमें, एंड दिस इज वन ऑफ द एक्सरसाइजेस जिसके वजह से मैंने आपको इंसिस्ट किया था कि आप रोज लिखे कि वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स वी चूज। एंड एटिमोलॉजी का भी जो कल मैंने एग्जांपल दिया था कि हर शब्द का हम लोग को ओरिजिन पता रहना चाहिए, वो इसी की वजह से था। बेस्ट ये जो शब्द है, इस केस में द एग्जांपल्स दैट यू गिव,
you can tell me yourself which would be more accurate. अगर हम favorite बोले या best बोले, कौन सा ज़्यादा accurate रहेगा? Favorite will be the best. फेवरेट ज्यादा रहेगा, Like, मतलब my if favorite. he's talking about truth, हाँ Favorite. क्योंकि जो शब्द बेस्ट जब आया था, जब उसका निर्माण हुआ था, तो वो उसी हिसाब से निर्माण हुआ था कि वो सोशली एक्सेप्टेड बेस्ट रहना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट एज अ प्रोग्रेशन, जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट ऐसे। तो जो गुड, ये जो शब्द है, ये गुड शब्द ऐसा है जो जिसको हम लोग सोशली गुड मानते हैं, कलेक्टिवली गुड मानते हैं। Otherwise, again, it is my favorite. It is something that I like, and that is another reason why हम लोग स्कूल में avoid करते हैं good, fine, nice ये शब्दों को यूज करना, क्योंकि ये इतने जनरलाइज शब्द है कि उससे आपको स्पेसिफिक पॉइंटर्स, स्पेसिफिक टिप्स मिलते नहीं है। लाइक इफ आई कोई बच्चा अगर बहुत खुश होके कुछ ड्राइंग वगैरह, आर्ट वर्क वगैरह लाके बताता है कि सी आई मेड दिस, एंड इफ ही से गुड, तो हम लोगों का गुड बोलने का उद्देश्य क्या है, हम लोग उसको गुड क्यों बोलते हैं? उसको अच्छा लगे। एनकरेज करने के लिए, मतलब गुड इसलिए बोलेंगे कि उसने जो किया उसके लिए थोड़ा उसको मतलब कि वो आगे भी कर सके, एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट, राइट। तो हम लोग उसको एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। एनकरेज इसलिए कर रहे हैं कि वो ऐसे काम करता रहे, एनकरेज इसलिए कर रहे हैं कि उसने जो पॉजिटिविटी बताई है वो पॉजिटिविटी बढ़े। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड यूजिंग द वर्ड गुड। मगर आप अगर उसे सिर्फ गुड बोलते हैं, तो डज द चाइल्ड अंडरस्टैंड कि हम लोग गुड किसे बोल रहे हैं? वो गुड इसके लिए बोल रहे हैं कि उसने ड्राइंग बनाई? क्या हम गुड इसलिए बोल रहे हैं कि उसने ड्राइंग बनाने के लिए मेहनत की? या फिर क्या हम गुड इसलिए बोल रहे हैं कि उसने बना के मुझे बताया? What part of that entire behavioral sequence are we approving and encouraging? ये पूरे behavior, ये पूरे transition में हम लोग किसे बढ़ावा दे रहे हैं? Because थोड़ा सा इस पे आप सोच सकते हैं, अगर हम लोग उसके ड्राइंग बनाने को एनकरेज करने ड्राइंग बनाने के बिहेवियर को एनकरेज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे द चाइल्ड विल रियलाइज कि मैं जितने ड्राइंग्स बताता हूँ उतने गुड्स मिलते हैं मुझे। डू यू थिंक द चाइल्ड विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एफर्ट पर ड्राइंग और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एफर्ट पर ड्राइंग, अगर उसे ये समझ में आया कि मुझे हर ड्राइंग के बाद में गुड मिल रहा है? eventually it will decrease, राइट वो हर ड्राइंग के पीछे जो मेहनत जा रही है वो कम कर देगा, क्योंकि उसे ज्यादा गुड्स चाहिए, उसे ज्यादा प्रशंसा चाहिए, इसलिए वो ज्यादा नंबर ऑफ ड्राइंग्स प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। देन अगर उसके दिमाग में ऐसा गया है कि पर ड्राइंग जितनी मेहनत गई है उसको प्रशंसा मिल रही है, तो वो पर ड्राइंग ज्यादा टाइम बढ़ा देगा। The child will take 2, 3, 4 hours, 5 hours per drawing, right? तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो जो समय डाल रहा है वो समय प्रोडक्टिविटी डाल रहा है, वो सिर्फ ऐसा हो सकता है कि अपना टाइम लेके धीरे धीरे वो ड्राइंग कर रहा है, सेम ड्राइंग। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू कि ज्यादा टाइम लेकर वो एक बहुत अच्छी ड्राइंग, एक ड्राइंग मगर बहुत अच्छी ड्राइंग बना दे। Then this is also possible कि अगर उसके दिमाग में ये है
कि मुझे हर चीज करके बतानी है, आई हैव टू गेन अप्रूवल, दूसरे किसी ने अगर प्रशंसा की तो वो काम फायदेमंद है, तो देन वो हर चीज जो करेगा वो आपको आके बताएगा। अगर वो आपको आके बताएगा तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि वो आपके गुड के लिए कर रहा है या खुद के लिए कर रहा है? he is doing it for us. So जब तक वो हमको नहीं बताएगा, जब तक हम देखने के बाद गुड नहीं बोलेंगे, that is also a criteria. गुड बोलने के बाद he will satisfied कि हाँ अभी हो गया, the task is finished. Right? So this is the problem with good. तो ये जो तीनों शब्दों की सीरीज है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये बहुत ही जनरलाइज शब्द है एंड उसका पर्पस ही ये है कि ये सोशली एक्सेप्टेड शब्द है। मतलब जनरल पॉपुलेशन को ये गुड लगना चाहिए, जनरल पॉपुलेशन को ये बेटर लगना चाहिए, जनरल पॉपुलेशन के सामने ये बेस्ट खड़ा रहना चाहिए। तो we can say कि it is a lazy word, so to speak, because हम लोग इस पर मेहनत नहीं डालना चाहते हैं कि थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, थोड़ी सी मेहनत लेके बच्चे को एग्जैक्टली बताए कि हमें क्या पसंद है, व्हाट डिड आई लाइक। सोशली समाज को क्या पसंद आया होगा वो आपके ऊपर थोड़ी ना है, वो तो समाज है। एंड समाज का भी ऐसा है कि दिस इज ऑल्सो अ फनी थिंग, हम लोग जिसे नॉर्मल बोलते हैं, हम लोग जिसे स्टैटिस्टिकली एक्सेप्टेड बोलते हैं, ये सारी जो बातें हैं, हाउ एक्यूरेट इज दिस? ये पूरी जो पॉपुलेशन है, दुनिया की जो पूरी पॉपुलेशन है, उसमें कोई भी दो लोग ऐसे हैं क्या जो एग्जैक्टली एक जैसे हैं? कोई भी दो लोग? No. लुक्स में, ओपिनियंस में, चॉइसेस में, बिलीफ्स में, एक्शंस में, कोई भी दो लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है अपनी वर्ल्ड की, उसमें से कोई भी दो लोग आइडेंटिकल है क्या? No. तो इस सिचुएशन में हम लोग किसी चीज को नॉर्मल कैसे बोल सकते हैं? नॉर्मल तो वही हुआ ना जो अधिकतर पॉपुलेशन को लागू होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई से कि it is normal to like tall people who are taller than us, या फिर if I say कि it is normal to like sweet food, जबकि स्वीट फूड का और ब्रेन का बायोकेमिकल इंटरेक्शन, बायोकेमिकल रिलेशन है। If you check the effect of sugar on the brain, तो it is the same as the effect that cocaine has on your brain, जो highly addictive chemical है। तो इस सिचुएशन में can we still say कि it is normal to like sweet food? हम लोग के ही ग्रुप में एक दो लोग ऐसे हैं जिनको स्वीट फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो all of us are different हर रिस्पेक्ट में। हम लोग maybe in this whole room, maybe all of us are Hindus, but हिंदुत्व में भी हम में से एक एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी सोच, जिसके बिलीव्स, जिसके विचार अलग है। I may believe that Hinduism is a very liberal dharma. I believe that it is not a religion at all. हिंदू धर्म
में रिचुअल के लिए जगह नहीं है। प्रैक्टिसेस है यस, बट नॉट रिचुअल्स। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुइज्म में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि हम लोग को किसी भी देवता की पूजा करनी चाहिए। पूजना चाहिए ये अलग है, पूजा करनी चाहिए ये अलग है। So these are my beliefs, even though I consider myself a Hindu. Yes, Divya ma'am. Okay. तो इतना वेरिएशन रहने के बाद में नाउ थिंक ऑफ योर ओन फैमिली। आप तो एक ही परिवार के हैं। क्या परिवार में खुद के खून, खुद के डीएनए रिलेटेड जो लोग हैं उसमें भी क्या कुछ सिमिलैरिटीज है या बहुत विभिन्नता है? Difference, there is difference. मैसिव डिफरेंस। एक ही घर में इतनी अलग अलग मानसिकता होती है लोगों की कि हम लोग कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग एक ही घर के। Yes. तो इतने वेरिएशन में, इतने रंगों में हम लोग बोल सकते हैं कि इतने अलग अलग रंग है, तो हम लोग कोई भी एक रंग उठा के ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है? एंड ये नॉर्मल में से जो सबसे नॉर्मल रंग है उसको हम लोग बेस्ट बोलेंगे। सो कहीं तो मिसमैच है ना, देयर इज सम व्हाट डू यू कॉल इट, इनकंसिस्टेंसी। So now I have given you the examples and the different perspectives of why I feel that this is non-productive. But सिर्फ उतना बोल के हम लोग बात को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि गुड, नाइस, फाइन, बेटर, बेस्ट, ये सारे लेजी क्वालिटीज हैं हम लोगों की, क्योंकि हम हर बच्चे को एक बच्चे की तरह नापना नहीं चाहते हैं, या उसकी मेहनत, उसकी प्रोग्रेस, उसका डेवलपमेंट वो नहीं नापना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया कि सब लोग ये पेड़ चढ़ेंगे, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, मछली हो, बंदर हो, एंड हम लोग उसी को नापेंगे कि सबसे जल्दी कौन चढ़ता है, एंड उसी को बेस्ट बोलेंगे। और दैट इज लाइक वन स्केल, वन एक्सरसाइज। सब लोगों ने अगर ये एक्सरसाइज की तो जो सबसे जल्दी कर पाएगा वो बेस्ट है। तो ये तो दिस इज आवर लेजीनेस, बट देन देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन। इफ दिस इज लेजीनेस, देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन फॉर दिस। सो in this example, we first of all need to understand कि every example is going to be an example. तो हम लोगों को थोड़ी सी अब जागरूकता हम लोगों को लानी पड़ेगी इस बात पर, एंड we'll have to observe this very carefully कि हर सिचुएशन अलग होती है। अगर कोई बच्चा कुछ ड्राइंग वगैरह बना के हम लोग को दिखाता है, that is one situation. If there is one child who is putting a lot of effort in studying, बहुत पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, तो that is another kind of situation. ये सब अलग अलग situations हैं। हम लोग सब situations को एक तरह नहीं treat कर सकते। They are specific situations. If a child is has made something and is showing you, so first of all you have to understand and shift your mindset कि आपको बच्चे को इस बात में बिल्कुल एनकरेज नहीं करना है कि वो जो भी बनाता है वो किसी और के अप्रूवल के लिए बनाता है। हाँ, अगर वो खुशी के लिए बनाता है कि they want to make someone happy, तो then that is a different matter, not for approval. ये दोनों में बहुत कम फर्क है, मगर बहुत सिग्निफिकेंट फर्क है।
अप्रूवल मतलब अगर मेरी बात 10 लोगों ने अप्रिशिएट की तो मैं संतुष्ट हूं। दूसरे किसी के खुशी के लिए करना मतलब आई एम बीइंग सेल्फलेस, मैं निस्वार्थ हो रहा हूं और दूसरे किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। बिग डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस। एक को हम लोग सेवा बोल सकते हैं, जो हम लोग निस्वार्थ होकर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अ सेवा, सर्विस, जो हम ऑक्सीटोसिन डिस्कस कर रहे हैं। और जो पहला है फॉर द अप्रूवल ऑफ अदर्स, दैट इज इनसिक्योरिटी, कॉर्टिसोल, फियर, सर्वाइवल। पोलर ऑपोजिट, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, मगर दिखने में दोनों सेम है। दोनों केस में बच्चा आके सवाल तो वही पूछ रहा है कि या शायद सवाल भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बता रहा है किसी आई हैव मेड दिस। बट आपके एक रिएक्शन से, आपके एक स्टेटमेंट से वो बच्चा या तो इधर चले जाएगा या फिर उधर चले जाएगा। सो इन दैट केस इट इज बेस्ट टू, नाउ अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड बेस्ट, सो इन दैट सिचुएशन इट इज best to tell the child what you like about the art, या फिर you can ask the child what they liked about the art. So if you tell the child what you liked about the art, so you are giving the child an opportunity to feel how it feels to make somebody else happy. Okay, बॉन्डिंग बनाना एंड किसी और के लिए कुछ ऐसा करना सेल्फलेसली कि वो खुश हो रहा है। ओके, दिस इज वन। एंड अगर आप बच्चे को ये पूछते हैं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, तो देन व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट, यू आर इंक्रीजिंग द चाइल्ड सेल्फ अवेयरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये, सेल्फ अवेयरनेस। तो अगर आप बच्चे का सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, थिंक अबाउट इट। अगर आप बच्चे का सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं तो द चाइल्ड नोज व्हेन दे गेट एंग्री। अगर आप बच्चे का सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं तो द चाइल्ड नोज के वो आज खुश है तो कल नाखुश भी हो सकते हैं, एंड दैट इज फाइन, दैट एक्सेप्टेबिलिटी इज देयर। अगर आप बच्चे का सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं तो उसे एक क्षण में पता चल जाता है कि मेरी क्या कमियां हैं और उसे कैसे पूरा करना है। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस इज। ओके, सो this is the reason why we should not use the words good, best, better, fine, nice, ये सब शब्द अवॉइड किया तो ज्यादा अच्छा। यूज स्पेसिफिक वर्ड्स ना। appreciate something, if you want to appreciate something, तो appreciate and state why you are appreciating it. I like this drawing because I like the way you have done these circles. मुझे ये ड्राइंग पसंद है क्योंकि आपने जो इसमें कलर्स यूज किए हैं वो कलर मैं अभी पहन रहा हूँ। I am wearing those colors and I like these colors and you have used those colors, इसलिए मुझे अच्छा लगा। Use very specific comments. I like this drawing because of the effort you put into it. मुझे अच्छा लगा कि आप इतने समय तक किसी चीज को लेकर बैठे थे, एंड I am appreciating your concentration and your focus. So in that case, I am expressing my respect towards the child. कि हो सकता है कि डेली बेसिस पे मेरे पास भी खुद के पास में उतना कंसंट्रेशन, उतना फोकस नहीं होता है जितने कंसंट्रेशन और फोकस से आपने ये ड्राइंग बनाया। So our comments should be very specific.
एंड नॉर्मली जिसे हम लोग कॉम्पिटिशन्स बोलते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ये शब्द वापरा जाता है बेस्ट का, द होल पॉइंट ऑफ द कॉम्पिटिशन इज सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, के लोगों के सामने इसे बेस्ट पे रखना है. That is the point, right? If I talk about best dance performance, तो अगर मैं खुद के बारे में बोल रहा हूं तो I can say I loved this dance performance. I can say this was my favorite performance. Best इसमें भी आप यूज करना है तो कर सकते हैं, but then it doesn't carry the meaning of best in it. The whole concept of best is social acceptability. हर किसी के सामने इसे बेस्ट ठहराना. So as I said, that was my opinion about the whole thing. Again, that is not the best opinion, it is just my opinion. So, all right, any more questions, anything else that you would like to ask? Over a period of time, words usually get corrupted. It is not something very surprising. It is not something very new. ये हजारों सालों से चले आ रहा है. That is how languages evolve. तो हम लोग की जो चर्चा हो रही है, it is not about being the best or awarding the best or anything like that. हम लोग की जो चर्चा हो रही है, it is about language. कुछ समय पहले जो शब्द का जो मतलब होता था, वो उन्हीं शब्द का मतलब आज कुछ और है. एंड ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, इट इज ऑल्सो इन हिंदी, इट इज ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस, एनी अदर लैंग्वेज. So okay. So यहाँ is my voice clear for everyone? Yes. 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 So Anil sir, is it possible for you to find a place with better network? कभी कभी आपका जो भी इंटरनेट डिवाइस होता है, उसे हम लोग खिड़की को या मेटल को टच करके रखते हैं, तो समटाइम्स द नेटवर्क इज बेटर. ओके. सो हाँ, इस पे now there are a lot of philosophers who have commented on this. One of them is a Western philosopher by the name of Noam Chomsky. I'll type it here so it is easy for you all to see. अब इसके कुछ वीडियोस YouTube पर अवेलेबल है, and I'll try to share one of the links in the group also. तो उसका एक लैंग्वेजेस के ऊपर जो सेशन है, इट्स रियली वेरी गुड बिकॉज इट गिव्स यू एन इनसाइट किस तरह से लैंग्वेजेस इवॉल्व होते हैं. हम लोग यहाँ पर भी जो देखते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में भी जो देखते हैं, तो क्या पूरे महाराष्ट्र की मराठी एक है?
एक जैसी? No. So what are the different kinds of Marathis that you have heard? अलग अलग रीजन के हिसाब से अगर आप उसको बांटना चाहे तो कैसे बांटेंगे आप? वराडी, खानदेशी, अहिराणी, कुरकू, वारली, ठाणे जिल्ह्याची वेगळी भाषा आहे. मराठवाड्याची भाषा अलग आहे. वेगळी आहे. तो Yeah, I went to Bhandara and there is different Marathi over there, and Pune is on another level. दर 12 कोसावर भाषा बदलते असं म्हणतात आपले. यस, एवरी फ्यू किलोमीटर्स द लैंग्वेज चेंजेस. तो इसलिए हम लोग उसको लैंग्वेज नहीं बोलते, उसको हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं. तो इसी तरह से जो लैंग्वेजेस होती है दे आर लाइक ग्राफ्स. Yes, it changes according to regional places. So it follows what you refer to as the bell-shaped curve. Okay, I'll try to draw it like a map if possible. So just give me a few seconds. I'll try to set it up. Okay. I'll share the screen. ऑलराइट, तो अभी हम लोग महाराष्ट्र का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो we'll continue that example. Now the graphs that I'm trying to draw, think about it as population. तो सपोज ये बॉर्डर है कर्नाटका का. कर्नाटका से लेके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट विल लुक लाइक दिस. बोलने का मतलब कि इस इलाके में जो भाषा है उसकी जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज है या पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज है वो ये राज्य के सेंटर में सबसे ज्यादा है, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं तो सिमिलैरिटीज कम होते जाती है. अब यहाँ पर कर्नाटका में अगर आप देखेंगे, कर्नाटका से अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की तरफ जाते हैं तो फिर से कन्नड़ा जो बोलते हैं, कन्नड़ा की सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज राज्य के पास में होती है, और धीरे धीरे आप जैसे आंध्र की तरफ बढ़ते हैं वो कम होते जाती है. ये थोड़ा सा 3D जैसा आपको इमेजिन करना पड़ेगा. बट आर यू गेटिंग द पॉइंट कि जो बॉर्डर्स है वहां पर डिफरेंस बढ़ते जाता है. यहीं पर अगर आप देख लो तो जैसे जैसे आप कोस्टल की तरफ जाते हैं तो सपोज गुजरात से हम लोग पूरा गोवा तक जा रहे हैं, तो गुजरात से लेके मुंबई तक एकदम अलग भाषा है. कोंकणी, कोंकणी के साथ में मालवनी और बाद में फिर गोवन. ठीक है.
ये 3 जो भाषाएं हैं, इसकी जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है, इसमें भी जो दमन दीव की जो गुजराती है वो अलग रहेगी और गुजरात की गुजराती अलग रहेगी बाकी के गुजरात की। तो इस वजह से हम लोग कभी ऐसा एक्यूरेटली नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया में इतनी भाषाएं हैं, बिकॉज आप मोटे तौर पर इवन इफ यू जनरलाइज कि इतने राज्य है, इतनी भाषाएं है, तो हर भाषा के साथ में उतने डायलेक्ट्स होते हैं। एंड ये डायलेक्ट्स कभी आगे फ्यूचर में जाके बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन डायनामिक्स, बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन एनीथिंग, मतलब ये सारी चीजों की वजह से कभी कोई लैंग्वेज और ज्यादा प्रोमिनेंस में आ जाती है और फिर वो बाकी के लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस करती है। कभी कभी एक आधा लीडर अगर किसी टेरिटरी से आ गया तो वो लीडर की भाषा सुन सुन के हम लोगों की भी थोड़ी सी भाषा बदल जाती है। सो इन सब कारणों की वजह से जो नोम चॉम्स्की जिसका मैंने नाम लिया था, उसका ऐसा बोलना है, एंड थ्रू द डिस्कशन यू कम टू नो ग्रेजुअली कि जो लैंग्वेजेस का ऐसा कंसेप्ट है कि ये लैंग्वेज इस समय से शुरू हुई थी, वो लैंग्वेज वो कंसेप्ट कभी प्रूव नहीं हो सकता, बिकॉज लैंग्वेजेस नेवर स्टार्ट एंड फिनिश, लैंग्वेजेस ऑलवेज हैव वेव्स। अभी जैसा मैंने वेव्स बताए उसी तरह से दे मूव इन वेव्स। पॉपुलैरिटी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। तो जब घटेगी तो वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि एक लैंग्वेज डिलीट हो रहा है, इट विल बी मोर लाइक वो लैंग्वेज मॉडिफाई हो रहा है, एंड उसके मिश्रण की वजह से दूसरी जो लैंग्वेज है वो भी कुछ उस तरह से बदलेगी। ये समझ में आया? किसी को इसमें सवाल है? No question, sir. Okay. So this is how languages change, and इसी वजह से the words also change. Now हाँ, मराठी में जैसे हम लोग इकडे बोलते हैं, इकडे मीन्स हियर, उसी तरह से इफ यू गो इन कर्नाटका तो कन्नड़ा में ई कड़े मीन्स कम हियर, दिस साइड। तो यू सी थोड़ा सा मतलब शब्द वही है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से, कुछ किलोमीटर्स की वजह से। सो फॉर एग्जांपल वेस्टर्न लैंग्वेजेस में अगर हम लोग देखते हैं तो मर्सी मीन्स किसी को बख्श देना, छोड़ देना, बट मर्सी इन फ्रेंच मीन्स थैंक यू। So all languages are related like that, and हर कुछ किलोमीटर में जो शब्द हम लोग जहाँ वापरते हैं उन शब्दों का मतलब कुछ और कुछ किलोमीटर के बाद बदल जाता है। And that is why it is very important for us to try to, it may not always be possible, but try to stick to the original meaning and the original intention of the word. अगर मीनिंग भी अगर थोड़ा सा इधर उधर डगमगाता है तो कम से कम उसका जो ओरिजिनल इंटेंशन था वो हम लोग को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। So we had discussed till here positive school climate, negative school climate क्या होता है,
एंड वी आल्सो हैड डिस्कस कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव स्कूल क्लाइमेट के वजह से बच्चे चीजें एसोसिएट करते हैं अलग अलग बिहेवियर्स को। मतलब अगर स्कूल में बच्चों को खुशी मिलती है तो किस तरह से बच्चे पढ़ाई के साथ में भी खुश रहते हैं। स्कूल में अगर वो नाखुश रहता है तो पढ़ाई से भी उन्हें नफरत बननी शुरू हो जाती है, बिकॉज स्कूल और पढ़ाई रिलेटेड है। मैं और स्कूल रिलेटेड हूँ, हम और स्कूल रिलेटेड है, तो मेरा स्कूल से जो रिलेशन रहेगा उसी रिलेशन के साथ में मैं पढ़ाई को देखूंगा, वही नजर से मैं देखूंगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स दैट वी एसोसिएट get associated in our mind. One very typical example of this, आपने कभी ये देखा है कि आप जब थोड़ा सा झुकते हैं शायद अपनी शू लेस बांधने के लिए या कुछ भी, तो आपके पास में आपके आसपास में जितने भी कुत्ते हैं सब भाग जाते हैं। Have you noticed this? हाँ सर। No. You have different dogs around you. उन्हें लगता है पत्थर City. Yes sir, होता है। No, no, हमारे there were no dogs around me when I usually tie this. That's it. बट सर हमारे घर का जो है वो तो हमारे पास आ जाता है wearing shoes or something. Okay, I am talking about street dogs. यस, उसमें ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हम पत्थर उन्हें उठाने में से लगता है हम और वो डर पत्थर के भाग उठा जाते रहे हैं। हैं। मेघना मैम, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ वही मैं कह रही थी कि उन्हें लगता है हम पत्थर उठा रहे हैं। तो उन्होंने एक इंसान को पत्थर उठाते देखा है, आपको देखकर उन्हें ये समझ में आता है कि ये इसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है एंड 2 पैरों पे खड़ा है, तो ये भी इंसान है। तो इंसान अगर झुककर पत्थर उठा के फेंकता है तो ये भी इंसान है, ये भी झुककर पत्थर उठा के फेंक सकता है, इसलिए वो भाग जाता है। दिस इज कोरिलेशन। तो उसी तरह से बच्चे भी ये सारी चीजें कोरिलेट कर देते हैं। स्कूल में पढ़ाई होती है, स्कूल में बच्चे आते हैं, बच्चों से अगर मुझे मार खाना पड़ता है तो पढ़ाई से भी मेरा दिमाग मार खाता है। दैट इज व्हाई आई स्टार्ट disliking studying, I start disliking learning. फिर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे बड़ा परिणाम आप देखेंगे हाई स्कूल में एंड कॉलेज में। हाई स्कूल में एंड कॉलेज में जो बच्चों की टेंडेंसी होती है जिज्ञासा की या किसी चीज को जानने की, किसी चीज के बारे में सवाल उठाने की, वो टेंडेंसी खत्म हो जाती है इन हाई स्कूल एंड कॉलेजेस। The children, the youth just do not want to learn. So, why do you think this happens? क्योंकि बहुत बार अगर उनके बार बार क्वेश्चन पूछने पे कभी उनके क्वेश्चन का आप बैठ जाओ आपको नहीं पता है, ऐसा कुछ अगर उन्हें इंस्ट्रक्शंस आते हैं बार बार तो फिर ये होता है कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है धीरे धीरे और वो क्वेश्चन पूछना भी भूल जाते हैं। Okay, this is one example. पहली बात तो आपने क्या, just a second. Yes. So, first of all, have you observed this or not? And then we'll move on to the next part. तो ये आपने सच में ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है? किया है स्कूल के टाइम पे। Okay. जब मैं एज ए प्रिंसिपल काम करती थी फिर स्कूल में, तो वहाँ पर हमारे एक टीचर थे अनीता कट्टा करके, उनका मैम आपका म्यूट हो गया है माइक्रोफोन।
Am I audible, sir? Yeah, now I can hear you. हाँ, तो उनकी एक हैबिट थी सर, नीता कट्टा मैडम की, कि वो जब स्टूडेंट उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे तो वो हमेशा कहते थे कि ये अपने सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड। और इससे मैंने ये मार्क किया कि बच्चे अब उनको क्वेश्चन ही नहीं पूछते। तो इस वजह से शायद हाई स्कूल तक उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है उनके क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि उनकी Yes. क्यूरियोसिटी पहले से फुलफिल नहीं हुई है। तो अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल में इसे फिट करने की कोशिश करें तो उनका एक ऐसा कोरिलेशन तैयार हो जाता है कि आप मतलब आपने जिस टीचर का नाम लिया था वो शायद फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं, उनका जो जॉब है, उनकी जो ड्यूटी है, बस उतना ही पढ़ा रहे हैं। तो क्लास में अगर वो फॉर्मेलिटी का, वो ड्यूटी वाला अगर वातावरण है तो सीखने की क्षमता भी उतनी ही रहती है कि हम लोग को जितना सीखना जरूरी है बस उतना ही सीखेंगे, उससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। So okay, so we have two of these examples. So this is how things correlate. ये जो neurons that wire together, fire together है, तो मेरे ब्रेन में अगर स्कूल का एक न्यूरॉन है या एक ब्रेन सेल है और दूसरे जगह पे सोशल कनेक्शन का एक ब्रेन सेल है, तीसरे जगह पे लर्निंग या नॉलेज अक्वायरिंग का एक ब्रेन सेल है, तो अगर मेरे ये 3 ब्रेन सेल के बीच में अगर कनेक्शन हो गया एंड जहां रिलेशनशिप का ब्रेन सेल है वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला जो है प्रोफेशनलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, उतना अगर सिर्फ कनेक्शन हो गया तो देन ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन में ये एक नेटवर्क तैयार हो जाता है कि नॉलेज इज ओनली एज गुड एज द यूज इट इज पुट टू, या फिर knowledge is only as necessary as it is needed. मतलब मुझे जितना नॉलेज लेने की जरूरत है वो उतना ही नॉलेज है जिसकी जरूरत पड़े. If this is needed to answer my papers, if this is needed to complete my exams, if this is needed for the syllabus, so only that much of knowledge is necessary. बाकी सब बेकार है. This is the network that forms in my brain. Now the natural system, ये तो जो है ये artificially created system है because of behavior, because of time, because of schooling and so on. कभी कभी home environment की वजह से. But जो natural system है, how does that work? तो natural system ऐसा होता है, yeah, and they have zero tolerance for wrong answers. कि अगर मेरे दिमाग में गलत आंसर है या मैं श्योर नहीं हूँ वो आंसर है तो मैं तो वो बताऊंगा भी नहीं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए. एट द सेम टाइम अगर मुझे कोई गलत जवाब वगैरह मिलता है तो आई कैन नॉट हैंडल इट, all these things. Now the natural system of how the brain works. Natural system कुछ ऐसा बोलता है कि and the reason why human beings are naturally curious, not just human beings, almost all creatures. आप किसी डॉग के सामने भी अगर if you keep a soft toy, वो पहले तो उससे डरेंगे, फिर धीरे धीरे उसको पैर लगाएंगे, फिर उसको नाक टच करके देखेंगे. ये मतलब they'll try to find out what it is. तो अगर डॉग्स में ये है तो इंसानों में तो है ही ना, because it is, we say that we have evolved from animals even though we are still animals. तो the natural structure is this कि you first you sense, you question, you get answers, you get clarity, you discover,
gradually it becomes a piece of your knowledge. After it becomes a piece of your knowledge, you question it even more. धीरे धीरे जो आपने थोड़ा सा उसे एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया, सवाल उठाए कि क्या है, why is this sitting here, and you try to play around with it. फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपना नॉलेज का हिस्सा बनते जा रहा है, और नॉलेज का हिस्सा बनने के बाद में फिर when it becomes a part of how your brain works, then you feel joy कि अरे देखो ये मैं सीखा हूँ, मैं इसको यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ, वहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। फिर क्योंकि मैं ये सीखा हूँ, मैं ये एक अलग दृष्टि से देख पा रहा हूँ। All these discoveries, further discoveries and application, उससे जॉय मिलता है, खुशी मिलती है। फिर जैसे जैसे मैं उसे अप्लाई करते जाता हूँ, मेरे दिमाग में और सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि क्या मैं इसे यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ, वहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ, कैन आई लुक एट दिस डिफरेंटली बिकॉज ऑफ दिस, इससे और क्या कर सकते हैं, और एफिशिएंटली अगर करना है तो क्या करना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। एंड उस प्रोसेस से नए सवाल आते हैं, नए सवालों से नए जवाब आते हैं, नए जवाब की वजह से और खुशी मिलती है। सो दिस नॉलेज साइकिल इज अ कंटिन्यूअस साइकिल, एंड ये कंटिन्यूअस साइकिल में हरदम हम लोगों को एक ड्राइव, एक एंथुजियाज्म, एक एनकरेजमेंट अंदर से ही मिलता है। फिर बाहर के किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं है, एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं है। बट एज यू सेड कि वो प्रोसेस में अगर कोई कुछ अड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो देन दैट प्रोसेस गेट्स डिस्टर्ब। एक बार अड़ाया, दूसरी बार अड़ाया, तीसरी बार अड़ाया, जब धीरे धीरे वो प्रोसेस बन जाता है, फिर वो दैट नॉर्मल जो नेटवर्क था उसका, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बिहेवियरल नेटवर्क तैयार हो जाता है कि हम लोग अगर सवाल पूछेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, या फिर सवाल पूछेंगे तो इट विल बी लुक्ड ऑन बैडली। ये आप लोगों ने फ्रेंड सर्कल्स में भी नोटिस किया होगा, बच्चों के या फिर अपने खुद के, कि अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है जिसमें आप या तो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा शेयर कर रहे हैं जो जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, यू नो, पीपल हैव टू थिंक, तो आप कुछ ऐसा अगर शेयर करने की कोशिश करते हैं तो देन लोग आप पर हंसते हैं, या फिर उन बच्चों के सर्कल में लोग उस बच्चे पर हंसते हैं कि अरे क्या दिमाग लगा रहा है, you know, this is the comment that they get. So automatically over a period of time, from a social perspective also, knowledge and learning become an allergy. लोग सीखना चाहते ही नहीं, गलती से भी सीख जाए तो उनके लिए बहुत ऐसे पाप जैसे लगता है। So they run away from learning, they run away from knowledge. Is this clear? Yes. Okay. So should we move ahead, या इस पर और कुछ किसी को बोलना है, पूछना है? So keep in mind कि हम लोग जो ये एग्जामिन कर रहे थे, we were examining it from the point of view of neural pathways. Neural pathways मतलब जो ब्रेन सेल्स के जो नेटवर्क्स होते हैं तैयार, कनेक्शंस होते हैं तैयार, उसके दृष्टि से हम लोग इस बात को सोच रहे थे। तो न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर, जो न्यूरॉन्स को हम लोग या जिन सोच को हम लोग एक साथ एंगेज करते हैं, वो सोच एक बन जाती है। तो सवाल हम लोगों ने लास्ट टाइम ये पूछा था कि हाउ डू वी ब्रिंग अबाउट अ
पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, कि हम लोग के स्कूल में हम लोग पॉजिटिव क्लाइमेट कैसे ला सकते हैं. So there are 3 parts to this. Obviously इसको देखने के बहुत अलग-अलग नजरिए हैं, बट मोटे-मोटे तौर पर अगर हम लोग देखें तो 3 हिस्सों में हम लोग इसे बांट सकते हैं. The first is empathy. Now what is empathy? Has anyone heard of this word? Not the people who have studied it, but कम्युनिकेशन में या कहीं पर भी आपने ये शब्द सुना है, एम्पैथी? Yes. Yes. कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना है ये शब्द? Okay. So, all right, good. It is always good to open up so that बाकी लोगों को समझ में आए कि हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए. So, empathy एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बट अभी क्योंकि बहुत सालों से इस तरह का एजुकेशन सिस्टम चलते आ रहा है, ये धीरे-धीरे कम हो रहा है. Let me give you an example, very simple example. अगर आपका कोई करीबी है, दोस्त या फैमिली मेंबर या भाई वगैरह, कुछ भी, एनीथिंग, अगर उसके साथ में कुछ बुरा हुआ हो और वो आपको उसकी कहानी बता रहा है, आपको उस पे दया आती है या आपको दुख महसूस होता है? ज्यादा क्लोज होगा तो दुख महसूस होता है, नहीं तो सपोज फ्रेंड हो रहा है तो मुझे भी दुख होगा, नहीं तो फिर दया आएगी. मतलब अगर जैसे अगर कहीं पर कोई न्यूज आई कि बहुत बड़ी फायर लग गई है, सो हम कनेक्शन नहीं बना पाते उन लोगों में जो अमेरिका में है या कहाँ पे भी हुआ है, तो तब दया आएगी और यूजुअली दुख होता है फिर क्लोज. So this is the difference. जब हम लोग उस पोजीशन में रहते हैं कि मेरे सामने वाले को जो महसूस हुआ वो मुझे महसूस हो रहा है, that is empathy. एंड ये एक बहुत बहुत पावरफुल सेंस है जो हम लोगों को, जब से एनिमल्स मतलब जिन्हें हम लोग एनिमल्स मानते हैं, जैसे फ्रॉग्स, बर्ड्स, फिशेस एंड मैमल्स, मतलब जैसे शेर वगैरह जो होते हैं, तो ये जब पशु पक्षी वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जब आए, तब से ये सेंसेस तैयार होना शुरू हुए. रेप्टाइल्स में सबसे कम थे, जो फ्रॉग्स वगैरह जिसको हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा था, एंड ह्यूमन बीइंग्स में, मैमल्स में ये सबसे ज्यादा है, बर्ड्स में भी काफी होता है. तो ये जो पावर है एम्पैथी का, दिस इज लाइक अ सिक्स्थ सेंस जो हम लोग मूवीज में देखते हैं एंड जिनके बारे में हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि इमेजिन इफ वी कुड हियर somebody's thoughts, imagine if we could read somebody's mind. ये जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो जिसे हम लोग फ्यूचर में इमेजिन करते हैं कि एक समय शायद ऐसा आएगा जब आपको मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो आप महसूस कर रहे हैं वो मैं महसूस करूंगा, जो आप सोच रहे हैं वो मैं समझ सकूंगा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू इट, और ये ऑलरेडी है हम में, और ये हम लोग के करंट एजुकेशन सिस्टम में किल किया जा रहा है. दिस इज बीइंग रूथलेसली डिस्ट्रॉयड in our current education system. तो एम्पैथी वो पावर होता है जिससे हम दूसरों की बातें, दूसरों की भावनाएं समझ सके. Yes, the ability to understand others' feelings as our own.
दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि हम लोग सिर्फ वो समझ नहीं रहे हैं, वो हम लोग ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि मैं उस पोजीशन में हूँ। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कोई बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हैं या बहुत इमोशनल सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत इमोशनल मूवी देख रहे हैं, तो वी गेट गूज बम्स, हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वी फील एट द बैक ऑफ आवर माइंड कि वी आर इन दैट पोजीशन, हम लोग वहां है, ये बातें हम लोग के साथ हो रही है, ऐसा हम लोग को महसूस होता है। दैट इज एम्पैथी। इंग्लिश में भी से yes, let me check how to pronounce that because I'm not that good in Hindi. It's सहानुभूति. अच्छा, सहानुभूति. Yeah. समानुभूति. सहानुभूति, समानानुभूति, समानानुभूति. Empathy, right? Okay. Yes, this looks more accurate. So saman means like, and we usually use the bhu part of Hindi for bhavna and feelings. So yes, this is empathy. One example of lack of empathy and what exams do to children and what the social कनेक्शन टू एग्जाम्स डू टू चिल्ड्रन. हम लोगों ने अभी न्यूरल कनेक्शन की बात की कि हम लोग किस तरह से एसोसिएट कर लेते हैं एक चीज दूसरे के साथ में. तो उसी तरह से जो समाज में एग्जाम्स को लेकर जो भावनाएं हैं वो बच्चों में किस तरह से पहुंचती है एंड उसके वजह से बच्चे किस तरह एक्ट कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल था रायन इंटरनेशनल केस 2018. Does anyone know what happened at that time? I think this was the same case with Not Bhuvneshwari Shilpa ma'am, somebody else. Okay. So कुछ लोगों ने ये सुना होगा एंड मैं इसके बारे में बात करूंगा तो यू रियलाइज कि डेफिनेटली सुना होगा. दिल्ली का जो रायन इंटरनेशनल का एक स्कूल था, वहां कुछ ऐसा हुआ कि वन स्मॉल चाइल्ड वाज फाउंड मर्डर्ड बाय द थ्रोट स्लिट. उसका गला काटा गया था बाथरूम में, छोटा सा बच्चा, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड वगैरह ऐसा कुछ तो भी था. एंड बहुत कार्रवाई करने के बाद में उनको पता चला कि ड्राइवर ने किया है, और कार्रवाई करने के बाद में उनको पता चला कि ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने रिलीज कर देनी चाहिए अब, कि हम लोगों के 10वीं के एक स्टूडेंट ने ऐसा किया है, 9th या 10th, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड. क्यों? क्योंकि उनके क्लास में एक बार चर्चा चल रही थी कि एग्जाम को लेके बहुत टेंशन है, समय नहीं है, समय कम है वगैरह ऐसा कुछ तो भी. तो किसी ने तो भी बोला कि अगर स्कूल में डेथ होगी तो एग्जाम्स कैंसिल हो जाएगी. तो ये सोच के किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि हम लोग बॉयज टॉयलेट में जाएंगे, एक छोटे से बच्चे को मर्डर कर डालेंगे. द चाइल्ड वेंट, 10th स्टैंडर्ड का चाइल्ड, 10th स्टैंडर्ड का यूथ क्लास में जाता है, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे का गला काट देता है फॉर द सेक ऑफ डिलेइंग देयर एग्जामिनेशन. दिस इज द लैक ऑफ एम्पैथी. अगर उस बच्चे को महसूस होता कि ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू है, अगर उस बच्चे को महसूस होता कि वो छोटे बच्चे के पेरेंट्स के लिए वो छोटा बच्चा कितना इम्पोर्टेंट है, अगर उस बच्चे में एम्पैथी रहती कि वो बच्चा कितना तड़पेगा इफ आई डू दिस टू हिम, if the child would have felt everything that other people around him were feeling or would have felt, so do you think the child would have done that? No.
सो ये एक सिस्टम ऐसा बिल्ड करना जिसके वजह से इतना ज्यादा फियर, इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतना लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ फीलिंग का एनवायरनमेंट तैयार होता है, जिसके वजह से वन चाइल्ड ऑफ 10th स्टैंडर्ड डजंट फील एनीथिंग, उसे कुछ नहीं महसूस होता है दूसरे किसी छोटे बच्चे का गला काटते हुए स्कूल के अंदर। This is the lack of empathy and this is what we are propagating। जो अभी existing education system है उसमें ये है, इसे हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि आपकी भावनाओं को कोई मायने नहीं रखते हैं हम लोग, उसको कोई वैल्यू नहीं है as long as you give correct answers। आप अगर सही जवाब देते हैं पेपर पर उसको छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। So this is obviously something that we need to again revive in children। हम लोग को फिर से ये जागरूक करना जरूरी है बच्चों में एम्पैथी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, मतलब क्लास में, स्कूल में हम लोग क्या लागू कर सकते हैं? तो वन इज पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग का जो कंसेप्ट है ये आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा, क्योंकि गुरुकुल में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता था कि एक बच्चा, सॉरी पहली बात तो जो क्लासेस होगी वो क्लासेस मिक्स्ड एज ग्रुप में होगी। मिक्स्ड एज ग्रुप मतलब सपोज फर्स्ट से लेके थर्ड तक के एक ग्रुप हो गया, फोर्थ से लेके 6 तक 7 तक एक ग्रुप हो गया। तो इस तरह से मिक्स्ड एज ग्रुप्स रहेंगे, क्योंकि आप पहली बात तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हर बच्चे का आईक्यू, हर बच्चे की सोचने की क्षमता, हर बच्चे में जो मैच्योरिटी होती है वो इट इज नॉट रिलेटेड टू एज। जो आंकड़ा है, जो नंबर है एज का, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता। डू यू अग्री और डू यू नॉट अग्री? Can you please repeat? Maturity, emotional, mental, is it related to age? Intelligence, is it related to age? No, I don't think so। हाँ, so पहली बात तो हम लोग ये जो है इसे हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एज से रिलेटेड नहीं है। कैन यू इमेजिन हाउ आर्टिफिशियल इट वुड बी अगर आप अपने स्कूल में एज टीचर्स आपके एज का एक स्टाफ रूम रहता, दूसरे एज का दूसरा स्टाफ रूम रहता। इफ यू आर 30 तो 30 एज वाले जितने भी टीचर्स है उनका अलग स्टाफ रूम है, 31 वालों का अलग स्टाफ रूम है, 33 वालों का अलग स्टाफ रूम है, 40 का अलग स्टाफ रूम है, 60 का अलग स्टाफ रूम है। कैन यू इमेजिन? अगर हम लोग अडल्टहुड में, जब बड़े होने के बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि सब एक साथ में काम कर रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, तो हम लोग बच्चों को क्यों ये करवा रहे हैं? मैटर तो दोनों जगह सेम है ना। अभी भी हम लोग की काबिलियत एज से रिलेटेड नहीं है, तभी भी नहीं थी, तो व्हाई आर वी डूइंग इट विद चिल्ड्रन? वंस अगेन बिकॉज इट इज कन्वीनियंट, आसान है इसलिए। तो गुरुकुल के सिस्टम में ये नहीं था। सब लोग छोटे से छोटे बच्चों से लेके बड़े से बड़े बच्चों तक साथ में पढ़ते थे, साथ में सीखते थे। क्योंकि बड़ा बच्चा अगर कुछ ऐसा सवाल पूछे जिसके वजह से छोटे बच्चे की मैच्योरिटी बढ़े, छोटे बच्चों के आंखों में वो तारे सितारे आए कि अरे यू नो व्हाट डिड ही आस्क, मुझे भी ऐसा सोचना है, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी
उस तरह का अनुभव चाहिए जैसा इसने लिया है, एंड मुझे भी ऐसे सवाल पूछते आने चाहिए. I should learn to write because I can see my seniors are able to write. So seniors should be able to look at the juniors and decide कि अरे look at this person, उसने किताब पकड़ी है तो वो छोड़ ही नहीं रहा है, वो पढ़ते ही जा रहा है, पढ़ते ही जा रहा है. If he can maintain that concentration at that age, so I also should try harder. So ये जो एक फैमिली वाला जो एटमॉस्फेयर तैयार होता है, which is the safest atmosphere for learning, तो उसी एटमॉस्फेयर को वापस लाने के लिए we need peer learning, mixed age groups. अब this is not easy क्योंकि obviously कोई स्कूल का मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करेगा कि हम लोग फर्स्ट से थर्ड की जो पूरी क्लासरूम है उसमें एक ही क्लासरूम में सब बच्चों को बिठाएंगे. So you need zones of activities. कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज रखिए जहां पर आपको ये करते आना चाहिए. कुछ गेम्स हो गए, कुछ स्पोर्ट्स हो गए, कुछ एक्टिविटीज हो गई, आर्ट हो गया. तो कुछ ऐसा अरेंज कर सकते हैं जहां पर कुछ बच्चे यहाँ से, कुछ बच्चे यहाँ से, कुछ बच्चे वहां से, वैसे मिक्स्ड एज का एक ग्रुप बना के वो साथ में ये काम कर रहे हैं. So this needs to happen. Peer learning is very important for empathy. Next, peace corners. हर किसी के स्कूल में झगड़े तो होते हैं. कौन सही है, कौन गलत है, ये आप कैसे डिसाइड करते हैं? क्या आप डिसाइड करते हैं या सीधा बोलते रहे कि आप झगड़े में थे, आप झगड़े में थे, हाथ मिलाओ, गले मिल लो? हाउ डू यू हैंडल इट जब बच्चों के बीच में झगड़े होते हैं? तो समझाते हैं सर उनको. ओके. पहले उनकी बात सुनेंगे कि मतलब हुआ क्या है और मतलब क्यों हुआ है, झगड़ा क्यों हुआ है और किस वजह से हुआ है, वो पहले समझ लेंगे, सुन लेंगे, फिर बाद में. He is your friend, you can't do this to him, ऐसे बताते हैं. फ्रेंडशिप का थोड़ा उनको फीलिंग देते हैं कि ये गलत है, ये आपका फ्रेंड है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. Can I share? Yeah. हाँ, so हम पहले उनको अच्छे से सुन ले कि मैटर क्या है, देन हम फ्रीक्वेंट क्वेश्चन से ही उनसे ही हम बुलवा सकते हैं कि व्हाट इज द राइट वे. समटाइम्स सब जब झगड़ा हो जाता है बच्चों में तो वो उतना ज्यादा हो जाता है कि एक दूसरे को मारते भी है वो. तो उनको ये समझाना पड़ता कि गलती किसकी और जिसकी गलती है उसको थोड़े अलग से लेकर उसको कुछ बातें बतानी पड़ती है, ऐसा मत करो ऐसा. ओके, ठीक है. तो लेट्स टेक दीज फ्यू एग्जांपल्स एंड मूव अहेड, एंड फिर हम लोग आगे की बातें डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू मी, टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मी इज, इसमें मेहनत ज्यादा किसकी जाती है, बच्चों की जाती है या आपकी जाती है? अपनी ज्यादा जाती है. आप समझा रहे हैं, आप झगड़ा तोड़ रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो मेहनत तो आप ही की जा रही है ना. लेट मी प्रपोज अनदर सॉल्यूशन. अगर आप क्लास में, अगर आप स्कूल में कुछ ऐसे एरियाज रखे जहां पर डिस्कशंस हो सके,
अब ये डिस्कशंस कैसे होंगे? दो तरह के हैं। एक तरीका ये है कि जो लोग वो झगड़े में इन्वॉल्व थे, सिर्फ उन लोगों को वो कॉर्नर में, वो रूम में, वो एरिया में भेज दो कि जब तक आप आपस में इसे सॉल्व नहीं करते और आप में से एक एक व्यक्ति ये सॉल्यूशन से सहमत नहीं है, तब तक आप वो जगह छोड़ेंगे नहीं, आप वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। पिक अ रूम, whatever you have been fighting for, जिसने भी जो भी बोला होगा, जिसने भी जो भी किया होगा, आपको आपस में सहमति लानी है। एंड एक बार वो सहमति आती है, उसके बाद ही आप वो जगह छोड़ सकते हैं, वो रूम छोड़ सकते हैं। What do you think will happen? उस समय तक the child is not allowed to attend classes, उस समय तक the child is not allowed to do any activity, कुछ नहीं। Not the child, that group of children या 2 children या जो भी। जब तक आप आपस में अपना झगड़ा नहीं सुलझाते, तब तक आप वहां से निकल नहीं सकेंगे। अगर आप उन्हें ये कंडीशन देते तो क्या होगा? Is there so much of silence because this is a kind of a light bulb moment, या is there so much of silence के क्योंकि कहीं पर डिसएग्रीमेंट है, व्हाट? नहीं सर, होगा कभी कभी बच्चे अपने झगड़े जो है खुद सुलझा भी लेते हैं, तो गिव देम टाइम एंड थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाए तो ये शायद हो सकता है। Yes. So this brings me to a very important point that Nilesh sir had raised during the best वाला discussion, कि हम लोग जब गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, तो स्पोर्ट्स में हम लोग बेस्ट ये शब्दों का वापर कर सकते हैं। That is because there are a set of rules that everybody agrees to, and वो rules फॉलो करके जो आगे बढ़ सकता है, उसे हम लोग बेस्ट प्लेयर मानते हैं, बिकॉज द रूल्स आर देयर। नाउ नॉर्मली जब बच्चों में ये झगड़े होते हैं, वो तब होते हैं व्हेन समबडी, दोनों में से या तीनों में से, चारों में से, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, वो ग्रुप में से एक या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोशल रूल्स तोड़े हैं। फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, इवन फॉर अस, इवन द सोसाइटी इज लाइक अ गेम। उसके कुछ रूल्स होते हैं जो अनरिटन रहते हैं। Yeah, I think we had discussed yesterday, if I'm not wrong, yesterday or day before, कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। There has to be some kind of an agreement. Oh नहीं, we didn't discuss it in this meeting. Okay, तो नहीं, we discussed it during the quiz. हाँ, yes. तो क्विज के समय पे जो ये था, सवाल था कि सोसाइटी इज व्हाट, सो तब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। सो सोसाइटी आल्सो हैज इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर अनरिटन, जो आप ठान लेते हैं, जो आप मान लेते हैं, एंड उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जब ये सोशल रूल्स और रेगुलेशंस कोई तोड़ता है, चाटा मार के या पत्थर फेंक के या कुछ भी, तो एट दैट टाइम these fights arise, तब ये झगड़े होते हैं। तो it is very important to help them understand कि वो रूल से बाहर जाना या ये डिसाइड करना कि अभी जो हुआ वो ये गेम के बाहर है, ये रूल्स के बाहर है, वो भी तो उनके ही ऊपर है। वो उन्हीं बच्चों ने डिसाइड किया, नहीं ये रूल के बाहर है, ये गेम के बाहर है, इसलिए इसको बाहर बिठाना पड़ेगा।
या फिर इसके साथ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो भी रूल्स के बाहर है। अगर उसने मुझे मारा है विच इज अगेंस्ट द सोशल रूल्स, तो मैंने भी उसे मारना चाहिए विच इज ऑल्सो अगेंस्ट द सोशल रूल्स। सो ये समझ उनमें लाने के लिए वी कैन डू दिस। एंड ये जितनी बार पीस कॉर्नर्स या पीस जोन्स का आप इस्तेमाल करते हैं स्कूल्स में, उतनी ज्यादा मैच्योरिटी बच्चों में बढ़ेगी। The children will learn कि there is no adult who is going to interfere। जैसे ही वो पिक्चर से अडल्ट बाहर निकल गया तो ऑटोमेटिकली उनकी जो ये सोच है कि मुझे किसी को कन्विंस करना है कि मैं सही हूं, वो सोच निकल जाती है। बचता सिर्फ वही है कि सही क्या है। Now it is no more about convincing somebody of the truth, it is about accepting the truth। डिस्कशन कब आगे बढ़ेगा? जब आपको वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं उसकी गलती है, या तब जब सिर्फ वो आपस में चर्चा कर रहे हैं? जब कन्विंस करते हैं तब। बिकॉज उन्हें तो पता है ना सही क्या है गलत क्या है, दे नो। एंड द मोमेंट दे एक्सेप्ट इट, so then there is no point in fighting। पर्पस ही नहीं है कोई आगे लड़ने का। So this is one kind of peace corner। Another kind of peace corner is when you involve everybody else, which is kind of like an African philosophy। तो अफ्रीका में ऐसा होता है ट्राइबल्स में। आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज दिस इज अ टिपिकल ट्राइबल बिहेवियर। आई एम प्रीटी श्योर के इंडियन ट्राइबल्स में भी कुछ कुछ ऐसे होंगे आदिवासी जहाँ पर ये लागू होता है। जब कोई कुछ ऐसा करता है जो उनके समाज के हिसाब से, आदिवासी समाज के हिसाब से गलत है, तो what they do is they sit in a circle and they remind the person of all the good qualities। अगर सपोज मैंने कुछ गलत किया है तो मेरा सारा समाज मेरे आजू बाजू में इकट्ठा होगा और मुझे याद दिलाएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ या मुझ में कितनी अच्छाई है। और उसी के साथ साथ में वो मुझे महसूस करवाएंगे कि ये जो बुरी चीज है जो आपने की है, अगर आप में इतनी अच्छाई है तो ये बुरी चीज की जगह नहीं है आप में। दिस हैज टू गो आउट, लेट इट गो आउट। ये समझ में आया? ओके। सो लोग इकट्ठा होते हैं, देयर इज अ मीटिंग एंड उस मीटिंग में मुझे याद दिलाया जाएगा कि व्हाट एम आई गुड एट एंड व्हाट इज द गुड दैट आई हैव डन। आपने इसकी जान बचाई शेर से, आपने इसकी मदद की जब इसका पैर कट गया था, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। तो आपने जो बुरा किया उसकी जगह थोड़ी ना है आप में, उसे त्याग दो, गिव इट अवे, सैक्रिफाइस इट। सो so how different tribes deal with these problems is different, as Indira ma'am pointed out, but this is one way। कुछ tribes ऐसे हैं जो इस तरह से इसे आगे बढ़ाते हैं, but at the same time try to give it a thought। can you think कि इसका impact बच्चे के मन में क्या होगा when they experience this? उन्हें कैसा महसूस होगा अगर वो बच्चा इस सर्कल में है?
द चाइल्ड विल समटाइम्स क्राई, द चाइल्ड विल समटाइम्स, मतलब बहुत डीप इम्पैक्ट होता है, नॉट जस्ट गुड इम्पैक्ट, डीप इम्पैक्ट, बहुत गहराई तक उसका असर पड़ता है। सो दूसरा जो पीस कॉर्नर है उसका ये एक तरीका है, एंड उसका और एक मॉडिफिकेशन थोड़ा सा ये है कि जो लोग वहां उपस्थित थे उसका एक्सटेंशन, सॉरी नॉट मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसमें कैसा है कि इन बोथ दीज ऑप्शंस दैट आई एम गिविंग यू, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, सेकंड और थर्ड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इज दिस ट्राइबल ऑप्शन, जो ट्राइबल लोग करते हैं, आदिवासी, कुछ आदिवासी करते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि उसी तरह से देयर इज अ सर्कल, एंड वो सर्कल जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ, एंड एक बार वो एक्सेप्टेंस, वो मैच्योर एक्सेप्टेंस आ गया, फिर आगे बढ़कर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज, कि ठीक है आपने अभी एक्सेप्ट कर लिया कि क्या हुआ कैसे हुआ, अब हम लोग ये सोचेंगे कि ये वापस कैसे ना हो, बट द डिफरेंस इज कि देयर आर नो अडल्ट्स इन द रूम, देयर आर नो अडल्ट्स इन द डिस्कशन, एटलीस्ट नॉट एक्टिवली, आसपास में कुछ काम करते रहेंगे, दूर से सुनते रहेंगे सिर्फ क्या चल रहा है, कैसी चर्चा चल रही है, बट दिस इज डन बाय मिक्स्ड एज ग्रुप। सो फॉर एग्जाम्पल रिसेस के टाइम पे किसी ने अगर किसी के सर पे पत्थर मारा, तो जिसने पत्थर फेंका, जिसको पत्थर लगा, एंड उसके आसपास के कम से कम 10-15 लोग, इतने सारे लोग एक रूम में बैठेंगे। अब जिसे तकलीफ हुई और जिसने तकलीफ दी, वो दोनों को बीच में बिठाया जाएगा, बीच में मतलब एकदम सेंटर में नहीं, लाइक इन फ्रंट, यू नो, जैसा हम लोग अगर सर्कल में बैठते हैं तो सर्कल में दो लोग अगर फोकस में है और बाकी लोग आजू बाजू में बैठे हैं, तो एक घर के जैसा रूम रहता है जहाँ पर सोफा, कारपेट वगैरह, ऐसा कुछ थिंग्स दैट मेक चिल्ड्रन फील कंफर्टेबल। तो हम लोग सिर्फ कुछ भी रख सकते हैं, बोरे, गद्दे, एक चेयर वगैरह, ऐसे मिक्स्ड चीजें रख सकते हैं। एंड ये जो दो लोग हैं इनको बाकी के बच्चे पूछते हैं। नाउ इमेजिन आप अगर 8th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको आपके सामने 10वीं के भी बच्चे हैं, 6वीं के भी बच्चे हैं, हो सकता है पहली के भी बच्चे हैं आपके आसपास में खेलने वाले। जब इतने हाई वैरायटी के लोगों से आपको सवाल आ रहे हैं, तो आप में वो हार्ड हेडेडनेस, स्टबर्ननेस जो बोलते हैं हम लोग, धीटपन, तो वो सामने नहीं आ सकती, बिकॉज आपके सीनियर्स भी आपके सामने बैठे हैं। एट द सेम टाइम आपके जूनियर्स भी आपके सामने बैठे हैं, एंड वो भी पूछ रहे हैं सवाल आपको, तो कहीं तो भी दैट ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट रिसर्फेसेस, वो वापस जागरूक होती है, एंड एक समाज की तरह इसका हल निकलता है। सो जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके बहुत सिंपल सवाल होंगे, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल होंगे, मगर जब तक सब लोगों के सवाल आंसर नहीं हो जाते, तब तक के कोई उस रूम से बाहर नहीं निकलेगा। और एक बार सब सवालों के जवाब मिल गए, तो अपने आप सॉल्यूशन भी सामने आ जाता है। तीनों मेथड समझ गए? यस सर। अब इन तीनों मेथड्स में आपकी मेहनत कितनी है? कुछ भी नहीं।
So peer learning and peace corners, 2 things we have given. Now the third thing, जिसमें टीचर्स की सबसे ज्यादा मेहनत होती है, सबसे ज्यादा, more than teaching, more than setting your lesson plans, more than staying in the school building from morning 7 o'clock to evening 6 o'clock, सबसे ज्यादा इसमें मेहनत लगेगी. That is the feeling of safety and security. हर बच्चे को, okay, so Anil sir, you might have to call someone and check. Later on, मतलब सब हो जाने के बाद. So I'll still try to go a little slower so that network के जो gaps है वो थोड़े fill हो जाए. तो feeling of safety and security, this is the most difficult for teachers. This is the most difficult for parents. This is the most difficult, at least in today's world, for anybody. एक ऐसा वातावरण लाना या एक ऐसा वातावरण कैरी करना, आप जहां जाते हैं आपके आसपास के लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है इसके आसपास रहना मतलब सेफ है, सिक्योर है. In English we call this an aura, A-U-R-A. Carrying an aura of safety and security, मतलब आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको ऐसा महसूस हो कि मैं इस व्यक्ति के पास में हूँ, मतलब सब ठीक है, everything is fine. Do you understand why it is so difficult? Or do you agree or disagree whether it is difficult or not? आपके हिसाब से ये आसान है कि डिफिकल्ट है? Can you give any examples जिसके थ्रू ये किया जा सकता है? Yes, sir, it's possible. Okay, we at least have that. जैसे हम कहते हैं, yes, जैसे हम कहते हैं कि कोई अगर गुड टच बैड टच की बात जब करते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि जो हमारा दायरा होता है, जैसे उसमें हमारे विश्वासार्ह व्यक्ति जो होते हैं वो होने चाहिए एटलीस्ट 5, कि जिनको हम हर चीज बता सके जो प्रॉब्लम हो रही है. It's possible. Okay, that is a very important input. All right, so I'll give you some hints कि हम लोग ये कैसे कर सकते हैं. पहली बात तो ये है, जैसा मेरा नीलेश सर के साथ में डिस्कशन चल रहा था अबाउट कलंत्री सर. Those of you who are associated with Money-Bhai, those of you who have been associated with Money-Bhai some way or the other, must have heard of Kalantri sir, जो वहाँ बायोलॉजी के टीचर थे. Nilesh sir, can you share whether you, whenever you have interacted with him,
Have you experienced this with him? Yes sir. जब भी आप कलंदरी सर के साथ में इंटरेक्ट कर चुके हैं, क्या आपने ये उनसे एक्सपीरियंस किया है कि यू फील सेफ एंड सिक्योर अराउंड हिम? कलंतरी सर जो एक जैसे बोलना कि जिंदा दिल व्यक्ति थे। जब भी उनके साथ हम इंटरेक्ट करते थे तो मैं तो टीचर लगा था, जब मैं लगा उसके बाद 2 साल बाद रिटायर्ड हुए, लेकिन दोनों साल जैसे कि स्टूडेंट को जैसे ट्रीट करते, समझाना, ठीक से प्यार भरी बातें करना, नजदीक लाना, मतलब बच्चों के साथ इतनी प्रेम भरी उनकी जो रहता इंटरेक्शन रहता था कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो उनकी क्लास में एक बार गया हो और बाद में उनकी क्लास जो है बंक कर दी या बाहर निकल आया हो। तो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हमेशा वो उनके साथ रखते थे और एक रिस्पेक्ट देते थे लोगों को, बच्चों को, ताकि वो बच्चा भी, क्या हर एक व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है, पर कलंतरी सर जो है वे वो काम बहुत अच्छा करते थे। मतलब उनकी ये था कि हर एक बच्चों को सिक्योरिटी लगती थी, जब उनसे बात करते तो टीचर्स को भी सिक्योरिटी लगती थी। तो ये उनका एक स्वभाव था कि उनके साथ बात करने से आपको सोल्यूशन भी मिलता था, एक सिक्योरिटी फील होती थी और एक अच्छा फील होता था हमेशा। थैंक यू। तो यही है ये जो, और तब से वो आज भी वही करते थे। तब से अभी भी वे करते हैं। अभी भी हम जब मिलते हैं कभी किसी प्रोग्राम में, तो वैसे स्कूल में तो सर आते नहीं, लेकिन अगर कोई गेट टुगेदर अगर स्कूल में है पुराने स्टूडेंट्स का, या फिर कोई फैमिली, हमारे मनी भाई फैमिली में अगर कोई किसी का यहाँ के फंक्शन है, तो जब भी सर से मुलाकात होती है तो सर से बात करके काफी अच्छा लगता है। तो वो तो पूरी बातें पूछते हैं, अपनी सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं, कैसा लगता है, सब ठीक ठाक चालू है नहीं है। मतलब जब हम बात करेंगे उनके साथ, ऐसा लगता है अपने फैमिली हेड है या फैमिली मेंबर के साथ हम मिल रहे, इस तरह का फील उनके साथ हमेशा होता है। यस, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो सामने वाला हमको जो रिस्पेक्ट देता है, सामने वाला जब हम लोग के साथ में फ्रेंडली तरीके से बिहेव करता है, दे शो एक्चुअल कंसर्न। ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि क्या हालचाल है ऐसा पूछ के आगे निकल जाते हैं। They don't even wait for the answer. वो रुकते भी नहीं है कि आप क्या जवाब दे रहे हैं, बस पूछ के निकल जाता है आगे। So very simple things that you can do. अगर हम लोग कलंतरी सर का ही अगर एग्जांपल लेते हैं, so just as Nilesh sir said, he is a very loved teacher among his students and colleagues and juniors and seniors, everyone. बहुत सम्मान है लोगों का उन पर। तो the way to do that, some very simple points, and the way that you can get you can share that with your students is one, always listen. हरदम वो भी सुनते आना चाहिए आपको जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं। Be able to listen even that what the children are not saying. जो वो बोल नहीं रहे वो भी सुनते आना चाहिए। नेक्स्ट, उन्हें रिस्पेक्ट आपको देना है। एज एन सिर्फ आप टीचर है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितना आपको रिस्पेक्ट मिलता है या जितना उससे उतना या कम से कम उससे ज्यादा रिस्पेक्ट आपने देना चाहिए हर किसी को, इररिस्पेक्ट ऑफ द एज। तो दैट क्रिएट्स वैल्यू, दैट क्रिएट्स मैच्योरिटी। आप चाहो तो किसी को मैच्योर बना दे सकते हैं रिस्पेक्ट दे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। वील डिस्कस अ फ्यू मोर एज टाइम पासेस बाय। फिलहाल तो 11 बज गए हैं, तो वील गिव अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड वील मीट एट 11:30 टू डिस्कस के ये सब शॉर्ट टर्म प्रैक्टिसेस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। ऑलराइट, सो वील मीट अगेन इन हाफ एन आवर।
Bye everyone. Bye. Bye everyone.